आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा 12 फरवरी को 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है। लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। मैं क्रम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकीय महत्वपूर्ण बता दिए हैं 2 वीडियो में, साथ ही 3 अंकीय महत्वपूर्ण बता दिए 2 वीडियो में। वस्तुनिष्ठ भी आपको क्रम से बताते जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम क्या है 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, मतलब लॉन्ग टाइप वाले जो आपके क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही कुछ सॉल्यूशन भी आपको समझाऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो ये आपको पार्ट 1 है। चलिए हम देख लेते हैं। 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए लगातार कमेंट कर रहे थे, तो इसे लॉन्ग क्वेश्चन वाले क्वेश्चन की अपन महामैराथन होने वाली है। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को ध्यान से पानी देता है। मेहनत को पेड़ मतलब है मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे सीधी बात है सफलता उतनी ज्यादा मिलेगी। तो बिना घड़ी देखे आपको लगातार आपको मेहनत करनी है इस आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, मांग का नियम क्या है? रेखा चित्र की सहायता समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग में तैयार कर सकते हैं आप। मांग का नियम क्या है? तो मांग का नियम इस प्रकार से मैंने आपको दिया हुआ है। तो मांग का नियम आपको देख लेना है। रेखा चित्र की सहायता से आपको बतानी है, तो फिर इसका इस प्रकार से आगे क्या है रेखा चित्र की सहायता से आपको बताया गया है। ये मान लिया गया है, फिर इस प्रकार से मानकर इसके रेखा चित्र सही समझा गया है। फिर इसके आगे आपको ये दिया हुआ इस प्रकार से आपको क्या है पूरा मांग का नियम को आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो मांग का नियम पहले आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। रेखा चित्र से आप ये है प्रैक्टिस करके आप एक ही बार सीख जाएंगे। मांग का नियम आपको जरूर अच्छे से सीख लेना होगा, याद कर लीजिएगा। मांग का नियम हमारा क्या है, तो आपको इसमें लिखना है, मार्शल ने मांग का नियम प्रतिपादित करते हुए कहा कि किसी वस्तु की मांगी कई मात्रा तथा उस वस्तु के मूल्य के बीच विलोमात्मक संबंध पाया जाता है तथा जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य गिरता जाता है उसकी मांग बढ़ती जाती है तथा इसके विपरीत जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है उसकी मांग घटती जाती है। ये नॉर्मल बात है, ये अपन को पता ही है, तो इसमें रटने की बात नहीं, समझ कर आप लिख सकते हो। मार्शल के शब्दों में मांग का एक समान नियम यह है कि किसी वस्तु की अधिक मात्रा में बिक्री के लिए उसके मूल्य में निश्चित रूप से कमी होनी चाहिए। अगर किसी वस्तु को अगर ज्यादा बेचना है तो उसका जब मूल्य कम होगा, सस्ती होगी, तो लोग क्या है ज्यादा खरीदेंगे। और कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी तो आपको पता है बहुत ही कम लोग खरीदेंगे, ताकि क्या है उससे अधिकतम क्रेता मिल सके। मेन नियम यहाँ का है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाना, सुन लीजिएगा। मांग का एक समान नियम यह है कि किसी वस्तु की अधिक मात्राओं की बिक्री के लिए उसके मूल्य में निश्चित रूप से कमी होनी चाहिए। मतलब उसकी क्या है, कोई वस्तु का ज्यादा बेचना है, कोई वस्तु में ज्यादा बेचनी है तो उसकी मांग में क्या है, उसके मतलब मूल्य में क्या है कमी होनी चाहिए, कम होना चाहिए मूल्य, ताकि उसे अधिक से क्रेताओं मिल सके, जैसे उसे ज्यादा खरीद सके। जैसे आपको पता है टमाटर के भाव अधिकतम बढ़ते घटते रहते हैं। जब टमाटर बहुत सस्ता होता है तो अक्सर आम लोग भी क्या है टमाटर का यूज करते हैं, अपनी सब्जियों में लगातार यूज करते रहते हैं। जब टमाटर बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ही क्या है महीने में एक बार टमाटर है कहीं बिना टमाटर की सब्जी बन जाए, जब इतना महंगाई हो जाता है। तो जब अगर टमाटर को ज्यादा बेचना है तो उसकी मूल्य में क्या है कम होना चाहिए। एक बार से एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, वही सिंपल मांग का नियम है। और क्या है यही बताया दूसरे शब्दों में, मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। अब महंगाई हो जाती है उस चीज की तो वो क्या है मांग कम हो जाएगी, मूल्य गिरने से क्या है मांग बढ़ जाती है। सिंपल बात लिखी हुई है जो आम जीवन में अपन करते हैं, इसमें कोई रटने की बात नहीं है। बस ऐसे इस प्रकार से आपको 4-5 लाइन इस प्रकार से लिखना है। यदि किसी वस्तु की क्या है किसी की मूल्य क्या है अधिक हो जाता है तो उसकी मांग कम होती है। अगर उसका क्या है उस वस्तु का मूल्य अधिक हो जाता है उसकी मांग कम होती है, और कम हो जाता है मूल्य तो उसकी मांग अधिक होती है। इस प्रकार से है। इस प्रकार मार्शल के अनुसार वस्तु की मांगी गई मात्रा dx तथा वस्तु का px के विपरीत फलनात्मक संबंध पाया जाता है। ये फलनात्मक संबंध पाया जाता है जैसे मांग का नियम कहते हैं। कितनी आसान भाषा है, अपना जो अपना नॉर्मल है आप इनकी भाषा में ना जाइए। ये तो वही इन्होंने नियम कैसे बनाए जैसे मार्शल ने बनाए, ये जो भी यही आम जीवन में जो देखते हैं वही नियम बना दिए, वही उन्होंने बात को कह दिया है। तो वही अपनी बात है, बाकी आपको क्या है नियम आप समझ गए हैं। अब इस प्रकार से आप सीख लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल ये दिया हुआ कि मूल्य की प्रति इकाई इतना है तो वस्तु की इकाई इतना है, तो इसके अनुसार ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ग्राफ की सहायता से आपको क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में आपको समझाना है। तो इस प्रकार से आप समझा दीजिए और पढ़ लीजिए। ओके कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको लॉन्ग में तय करना है, पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहते हैं, यह क्या है, रेखा चित्र की सहायता से बताना। पूर्णतया लोचदार, ओके पूर्णतया लोचदार मांग के पूछे जा रहा है, किस प्रकार से आपको लिखना है, इसका सॉल्यूशन आपको ये दिखाया जा रहा है। ये पूरा आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि पूर्णतया लोचदार मांग क्या है। पूर्णतया लोचदार मांग की अवस्था होती है जिसमें वस्तु की प्रचलित कीमतों की पर मांग अनंत होती है। इस अवस्था में कीमत में जरा सी वृद्धि मांग को क्या शून्य तथा कमी मांग को क्या अनंत कर देती है। यह एक है काल्पनिक स्थिति है। काल्पनिक स्थिति है क्या है पूर्णतः लोचदार मांग में ये आपकी काल्पनिक स्थिति होती है। वास्तव में जीवन में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। इस अवस्था में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, वह आधार रेखा के समांतर होता है जैसा कि चित्र में दिखाया। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको समझा गया। तो ये आपको हो जाता है पूर्णतः लोचदार मांग। ओके देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, उच्चतम निर्धारित कीमत तथा निम्नतम निर्धारित कीमत को उदाहरण से समझाइए। तो क्या लिखना है इसमें आपको, कीमत का अर्थ होता है जो एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सुविधा
के बदले में अदा की जाती है। पहले के समय में क्या है, वस्तु विनिमय होता था, मतलब वस्तु विनिमय होता था, मतलब आपको क्या चावल चाहिए और दूसरे को चीनी चाहिए, तो आपने उसे चीनी दे दी, ओके, और आपको उसने आपको चावल दे दी। मतलब इस प्रकार से किसी भी एक दूसरे के, किसी के पास दूसरे की वस्तु, किसी के पास दूसरी है, और एक दूसरे का वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। पहले पैसे नहीं चलते थे, यानी वस्तु के बदले क्या दूसरी वस्तु दी जाती थी। अब लेकिन मुद्रा दी जाती है, हर देश में अलग अलग होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर और बांग्लादेश में टका। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, थोड़ा समझ लीजिए, और इतना नहीं लिखना, थोड़ा और लॉन्ग आपको बना के लिख लीजिएगा, ओके, और आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है, फिर आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है, इकोनॉमी से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया, तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ, आपको क्या है ऑल चैप्टर के आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, साथ ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन साथ मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ओके। तो कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस आपकी क्या है 99 रुपए, 50% ऑफ चला है, केवल और केवल 49 रुपए में आपको क्या है कंप्लीट आपको क्या कोर्स दिया जा रहा है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाजार संतुलन की व्याख्या रेखाचित्र की सहायता से कीजिए। इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से लिखना है ये आपको पूरा दिया हुआ है। बाजार संतुलन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब एक विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। बाजार मांग वक्र के नियम के अनुसार बाईं से दाईं की ओर नीचे की ओर अधिपूर्ति से ढलान वाला होता है, क्योंकि यह वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं और तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका तो सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो देख सकते हैं पूरा वो डायग्राम के माध्यम से पूरा आपकी थ्योरी लिखी गई। डायग्राम अगर आप समझ लेते हैं, डायग्राम आप समझ लीजिएगा, इसे डायग्राम आप समझ लेते हैं, मतलब चित्र समझ लेते हैं, रेखा चित्र, तो आप इसकी पूरी थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मतलब ये डायग्राम से ये पूरी थ्योरी बनी हुई है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, बाकी आपका डायग्राम होंगे, इसको समझने का प्रयास करिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमारा गुणक किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि लिखिए। दिया हुआ है गुणक किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि, ओके। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इसमें आपको समझाया गया है। अब मैं आपको ये लाइन पढ़ के समझा नहीं रहा हूँ, तो इसे आप क्या है स्वयं ही समझने का प्रयास करिएगा। बाकी पूरा बेहतरीन तरीके से आंसर आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं कि क्या होता है आपका गुणक यानी मल्टीप्लियर, ओके। देख सकते हैं आप इस प्रकार से दिया हुआ है आपका, इसकी शॉर्ट आप लेते चलिए, ओके। डायग्राम जरूर बनाइए, स्पष्ट नहीं दिख रहा तो आप क्या है इसे क्या अन्य गाइडों से या पढ़ने का प्रयास करिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कंप्लीट आपको बेहतरीन तरीके सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये आपका समझाया गया, ओके। पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा समग्र मांग क्या है, इसमें 2 घटकों की व्याख्या कीजिए। समग्र मांग आपको बताना है, इसके 2 घटक आपको बताने हैं, ओके। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि समग्र मांग क्या है। समग्र मांग से अभिप्राय मुद्रा की उस मात्रा से अथवा क्रिया प्राप्ति से, जैसे क्या काम पर लगे विभिन्न शक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पादन बेच कर गया उद्यमी प्राप्त करने की आशा करते हैं। ये आपकी कहलाती समग्र मांग की परिभाषा। इसमें हमसे 2 घटक भी पूछे जा रहे हैं। 2 घटक कौन कौन से हैं, तो पहला घटक हमारा उपभोग व्यय, दूसरा घटक हमारा विनियोग व्यय, ओके। दोनों घटक को आपको तैयार कर लेना, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, दोनों को तैयार कर लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन तथा अदायगी संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ओके। इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है, व्यापार संतुलन तथा अदायगी संतुलन में अंतर, इस प्रकार से आपका दिया। अब देखिए इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताएगा। पहले आपके क्या है, इसमें पहले व्यापार संतुलन के आपके पॉइंट दिए हुए हैं आपके, ओके। और फिर मतलब ये पूरे आपको दिए 6 पॉइंट में आपको अंतर बताएगा, ओके। ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट आपको अंतर दोनों बताएगा। जैसे आपका पहला पॉइंट है कि व्यापार संतुलन एक वर्ष के में एक देश द्वारा आय निर्यात वस्तुओं या अदृश्य मदें व्यापार संतुलन की शामिल होती हैं, जबकि क्या है आपके अदायगी संतुलन कहें या भुगतान संतुलन, दोनों एक ही बात है। पेपर में आपको भुगतान संतुलन लिख के आ सकता है या अदायगी संतुलन, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो अदायगी संतुलन या भुगतान संतुलन में एक वर्ष के एक देश द्वारा दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के लेन देन शामिल किए जाते हैं, ये आपका हो जाता है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपका व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही अंग होता है, जबकि क्या है भुगतान संतुलन में सभी मुद्दों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से आपका अंतर दिया है, पूरा आपको तैयार करना है। इसमें क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएगा। एक पॉइंट आपका व्यापार संतुलन, इसी का आगे आपका दूसरा दिया हुआ है भुगतान संतुलन, इस प्रकार से आपको बताया है। तो 6 अंतर दिए हैं, 6 आप अंतर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तितली विनिमय दर कोई प्रणाली की कोई 4 गुण लिखिए। इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं तैयार किया पाए हुए हैं तो इसे आप देख लीजिए अपनी तरफ से, इस बार से मैंने टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं सॉल्यूशन साथ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर साथ वीडियो, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद एक लास्ट में आपको वीडियो लाऊंगा, ओके, ऑब्जेक्ट के साथ साथ मैं आपको वीडियो लाऊंगा जिसमें आप क्या है कंप्लीट ऑल चैप्टर के क्या है रिवीजन कर लेंगे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर फाइनल रिवीजन, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।